आज जिस केस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, उस केस की सच्चाई जब आपको पता लगेगी तो यकीन मानिए आपका विश्वास दुनिया से उठ जाएगा। आपको यकीन ही नहीं होगा कि इस तरह के लोग भी इस दुनिया में बसते हैं, वो हमारे बीच ही रहते हैं। बट क्यों? सब कुछ बताऊंगा आपको इस केस के बारे में, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत ही दर्दनाक एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। खैर, यहाँ मेरी ट्रिगर वार्निंग, ये केस बहुत ही ज्यादा ग्राफिक होने वाला है और अगर आप इस तरीके की चीजें हैंडल नहीं कर सकते तो प्लीज इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिएगा, वरना चलिए मेरे साथ। इस केस को समझने के लिए हमें अमेरिका के कैंसस राज्य में जाना पड़ेगा और समय था सन 2004 का। और इसी कैंसस में रहा करती थी बॉबी जो नाम की एक 23 साल की महिला। असल में यहाँ बॉबी जो का जन्म 4 दिसंबर 1981 के दिन स्किडमोर नाम के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। लिटरली इतना छोटा कि उनको अपने घर से जरूरतमंद चीजें लेने के लिए भी शहर जाना पड़ा करता था। उनके कस्बे में यहाँ कुछ नहीं मिलता था। बॉबी का बचपना यहाँ बहुत ही कमाल का था। उसको कभी किसी चीज की दिक्कत उसके माता पिता ने नहीं आने दी। सब चीजें उसके पास हुआ करती थी। अच्छी स्टडीज यहाँ उसने अपने स्कूल से पूरी करी और टीनेज की उम्र में आते आते जब उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 14 साल की हो चुकी थी, वो अपने हाई स्कूल में आ चुकी थी। और हाई स्कूल में रहते हुए ही उसे अपने क्लास में ही पढ़ने वाला जैब नाम का लड़का एक बहुत ज्यादा पसंद आ गया। और कमाल की बात यहाँ ये थी कि जैब भी उसको सामने से पसंद किया करता था, लेकिन दोनों एक दूसरे को बोलने से डर रहे थे। खैर, यहाँ पर बॉबी की आदत थी कि वो जल्दी से किसी के साथ घुलते मिलती नहीं थी, लेकिन अगर घुल मिल जाती थी तो उसके बाद वो उसके सामने इतनी कंफर्ट हो जाती थी कि वो उसके सामने कुछ भी बोलने से नहीं डरती थी। और वो जैसे ही जैब के सामने कंफर्ट हुई, दोनों के बीच में एक अच्छा बॉन्ड बन गया और दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगे। जल्दी ही दोनों ने एक साथ अपने इस रिलेशनशिप में रहते हुए ही अपना हाई स्कूल पूरा कर लिया और हाई स्कूल के बाद वो अपने कॉलेज करते हुए ही नई नई जॉब भी पकड़ चुके थे। दोनों एक दूसरे को पूरा सपोर्ट कर रहे थे। दोनों ने सोच लिया था कि वो एक दूसरे के साथ निभाएंगे। दोनों के परिवार वालों को भी पता था कि ये दोनों ऐसे ऐसे रिलेशनशिप के अंदर हैं। उनको भी यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी और जल्दी ही इनकी शादी भी हो चुकी थी सन 2000 का टाइम आते आते। अब यहाँ शादी तो हो गई, लेकिन यहाँ इन दोनों को डॉग से बहुत ज्यादा प्यार था। दोनों को बहुत पसंद थे डॉग्स। वो जिसके पास भी डॉग्स देखते उसके पास खेलने चले जाते, ये बिना सोचे समझे कि सामने वाला कुत्ता यहाँ काट भी सकता है। उनको कोई डर नहीं था। तो इसी प्यार के चलते उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो भी अपने घर के अंदर काफी सारे डॉग्स वगैरह रखे। तो यहाँ पर बॉबी ने आइडिया दिया कि उसे रेड टेरियर्स नाम के जो डॉग ब्रीड है वो बहुत ज्यादा पसंद है और वो उन्हीं को अपने घर में रखेगी। तो यहाँ पर बॉबी और जैब दोनों ही मिलकर रेड टेरियर का जोड़ा ले आए, उनका कपल ले आए। और आगे इनका प्लान था कि वो इनकी क्रॉस ब्रीडिंग करवाकर या फिर इनकी खुद की ही ब्रीडिंग करवाकर इनके जो बच्चे होंगे वो आगे बेचेंगे और इससे इनकी साइड इनकम भी होती रहेगी थोड़ी बहुत। जब इनके बच्चे बिकेंगे तो अच्छा खासा पैसा इनके पास आ जाएगा। दोनों का प्लान बहुत बढ़िया था। दोनों इसको एक प्रोफेशनल बिजनेस बनाना चाहते थे क्योंकि इनकी ये हॉबी तो थी ही। और आपको पता ही होगा कि जिस चीज में आप परफेक्ट हो, जो आपकी हॉबी है, जिसमें आपको करने का मन लगता है, वो चीज आप कभी भी फ्री में मत करो। धीरे धीरे कर इस पूरे के पूरे डॉग्स वाले बिजनेस के ऊपर बॉबी का ज्यादा टाइम लगने लगा क्योंकि उसको ज्यादा पसंद थे रेड टेरियर्स। उसी के पसंद से ही रेड टेरियर्स वो घर में आए थे और उसी के पसंद से ही अब ये बिजनेस चल रहा था, तो उसको ज्यादा ध्यान देना था। जबकि यहाँ पर जैब जो भी यहाँ पर बॉबी उसको बोलती वो तुरंत कर देता, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। और अब यहाँ अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इंटरनेट का जमाना आ चुका था। बॉबी को लगा कि उसको अपने डॉग्स जो है वो इंटरनेट के ऊपर भी सेल करने चाहिए ताकि दूर दूर से लोगों को उसके बारे में पता लग सके और यहाँ पर आकर वो डॉग्स को लेकर जा सके। और उसी के चलते यहाँ पर बॉबी ने इंटरनेट पर काफी सारे फोरम्स जो होते हैं डॉग्स की डिस्कशन के, आपको पता ही होगा कि लोग आजकल हर चीज सोशल मीडिया पर ले आते हैं, अपनी पूरी जिंदगी, अपने डॉग की जिंदगी, अपने लव पार्टनर की जिंदगी। तो ये चीज बहुत पहले से चलती आ रही है, कोई नई बात नहीं है। तो यहाँ पर लोग थे जो ऑनलाइन फोरम्स बनाकर वहां पर अपने डॉग से रिलेटेड चीजों को डिस्कस किया करते थे। तो बॉबी ने सोचा कि क्यों ना मैं जाकर इन्हीं फोरम्स के ऊपर अपनी एडवर्टीजमेंट्स करूं और लोगों को बताऊं कि मेरे पास रेड टेरियर्स है। तो बॉबी ने हर एक फोरम के ऊपर अपना अकाउंट बना लिया और ऐसा ही एक फोरम था रेटा चैटा नाम का। ये रेटा चैटा स्पेशल था रेड टेरियर्स नाम के उन डॉग्स के लिए ही। और इस फोरम के ऊपर जितने भी लोग थे वो सभी सिर्फ रेड टेरियर्स के बारे में ही बातें किया करते थे। किसी को कोई दिक्कत होती थी, किसी को नया डॉग लेना होता था, तो ये फोरम बहुत काम का बन चुका था बॉबी जॉ के लिए। लेकिन ये फोरम कुछ ऐसा था कि ना सिर्फ यहाँ पर लोगों के डॉग्स के बारे में पता था, बल्कि यहाँ पर उनकी जिंदगी के बारे में भी पता था कि आखिर ये बंदा जो डॉग बेच रहा है या फिर जो डॉग पाल रहा है ये आखिर खुद कौन है। क्योंकि यहाँ पर इन फोरम वाले लोगों के बीच में घर जैसा माहौल था। सभी एक दूसरे के साथ सब कुछ डिस्कस किया करते थे, सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। बॉबी और जैब दोनों ही बहुत ज्यादा खुश रह रहे थे और खुशियां बढ़ने वाली थी इनकी सन 2004 के अंदर। जब इनको पता लगा कि बॉबी जो प्रेग्नेंट हो चुकी है, दोनों को खुशी के मारे रातों को नींद नहीं आ रही थी। सभी ने जाकर अपने परिवार वालों को बता दिया कि यहाँ ऐसे ऐसे जल्दी ही वो एक बेबी एक्सपेक्ट
एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। दोनों बॉबी और जैब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको एक लड़की पैदा होगी और वो उस चीज़ के लिए तैयारी भी कर रहे थे। सब कुछ यहाँ परफेक्ट चल रहा था। बॉबी ने खुद भी यहाँ अपनी नौकरी से मैटरनिटी लीव ले ली थी। आपको पता ही होगा कि वो छुट्टी जो प्रेगनेंसी के अंदर ली जाती है उसे मैटरनिटी लीव कहते हैं। और ये मैटरनिटी लीव लेने के बाद बॉबी आराम से घर पर ही रहा करती थी, जबकि जैब साथ में अपने काम धंधे के लिए निकल जाया करता था। लेकिन घर पर रहते हुए ही बॉबी के पास बहुत ज़्यादा टाइम था कि वो और ज़्यादा लोगों से बात कर सके। उसे बैठे बैठे लैपटॉप अपना सिस्टम ही तो चलाना है और फोरम पर जाकर लोगों से बातें ही तो करनी है। अगर किसी को रेड टेरियर चाहिए हो तो जिससे भी बात होती है वो उसको कन्विंस कर लेती है कि वो अपना रेड टेरियर सेल कर देगी। उसके पास ऐसे ऐसे बच्चे मौजूद हैं और जिसको भी चाहिए वो उसके घर आकर ले जाए। वो हर किसी को अपना एड्रेस दिया करती थी। और ऐसा ही एक दिन आया 16 दिसंबर 2004 का, जब यहाँ दोपहर के टाइम पर बॉबी की माँ जो कि उसके घर के पास से ही गुजर रही थी, तो उसने सोचा कि क्यों ना वो अपनी बेटी से मिल चले। और जैसे ही उसने अपनी गाड़ी बॉबी के घर के ड्राइववे में लगाई और उतरकर बॉबी के घर के अंदर जाने लगी, तो उसने नोटिस किया कि घर का मेन दरवाजा तो खुला ही हुआ है। और उसको लगा कि हो सकता है बॉबी आसपास ही कहीं घूम रही हो। तो उसने दरवाजे को खोला, बॉबी को आवाज लगाई, लेकिन बॉबी नहीं आई। वो अंदर की तरफ गई। अंदर राइट साइड में यहाँ पर किचन थी, लेफ्ट साइड में सभी रूम्स वगैरह बने हुए थे, बीच में ही यहाँ पर लिविंग एरिया था। लिविंग एरिया में खड़े होकर बॉबी की माँ ने सामने की तरफ देखा कि यहाँ तो एक अलग ही भसड़ मची हुई है। अंदर का हाल सिर्फ और सिर्फ खून से ही बयां किया गया था। हर चीज के ऊपर लिटरली खून चढ़ा हुआ था। और ऐसी भसड़ देखकर यहाँ बॉबी की माँ बहुत ज़्यादा घबरा गई। वो तुरंत बॉबी चिल्लाते हुए अंदर की तरफ गई और तभी उसका ध्यान नीचे गिरी हुई एक लाश के ऊपर गया, जो कि लाश किसी और की नहीं बल्कि बॉबी जो की ही थी। उसकी लाश को देखकर, लिटरली लाश को देखकर अंदाज़ा ही नहीं लगा पाया कोई कि ये इंसान की भी लाश है या नहीं, क्योंकि पूरी की पूरी लाश के साथ जो चीरफाड़ की गई थी, जो उसका हाल बनाया गया था, वो कोई इंसान तो कर ही नहीं सकता था। उसकी माँ ने जाकर सबसे पहले बॉबी को हिलाने की कोशिश करी, उसको पकड़कर उठाने की कोशिश करी, लेकिन उसे पता था कि वो उसकी सारी कोशिशें नाकाम जाएगी यहाँ पर। क्योंकि दिक्कत यहाँ ये थी कि बॉबी का जो पेट था जिसके अंदर उसकी बच्ची भी थी, अब उसकी प्रेगनेंसी 8 महीने की हो चुकी थी। और सोच लीजिए कभी भी यहाँ पर उसको लेबर पेन हो सकता था और कभी वो डिलीवरी करवा सकती थी। लेकिन यहाँ 8 महीने की प्रेग्नेंट एक माँ, उसका पेट ऐसे था जैसे उसके अंदर धमाका हुआ हो और वो फट गया हो, फट के वो फ्लावर हो चुका था। लेकिन ऐसा कैसे हुआ, ये चीज़ देखते ही सबसे पहले तो तुरंत बॉबी की माँ ने 911 को कॉल किया। पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंची। पुलिस ने अंदर का हाल देखा, अंदर से सारे सबूत जो भी उनको उठाने थे वो उठाए। साइड में ही एक चाकू पड़ा हुआ था और ये चाकू किसी और का नहीं बल्कि बॉबी की खुद की किचन का ही था। लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले और बॉबी की माँ जो सबसे ज़्यादा हैरान कर रही थी उनको बात, वो ये थी कि बॉबी की तो चलो लाश नीचे पड़ी हुई है, उसका पेट फटा हुआ है, लेकिन 8 महीने की प्रेग्नेंट बच्ची जो कि उसके पेट में थी अभी भी, वो कहाँ गई? उसको तो अभी चलना भी नहीं आता, उसने तो कुछ अभी देखा भी नहीं, तो वो अपने आप इस पेट से निकलकर बाहर कैसे चली गई? क्या उसको किसी ने चोरी कर लिया था? इसका जवाब अब पुलिस को ढूंढना था। सबसे पहले तो पुलिस ने इस लाश को उठाया। लाश को उठाने के बाद उसे पोस्टमार्टम करने के लिए हॉस्पिटल में भेजा और इस केस की जांच करने लगी। जब डॉक्टर्स के पास ये लाश पहुंची तो उनका दिमाग हिल गया ये चीज देखकर कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी एक प्रेग्नेंट महिला के साथ। खैर यहाँ पर उन्होंने बताया पुलिस को कि जब ये सब कुछ काम बॉबी के साथ किया जा रहा था उस टाइम पर बॉबी जिंदा थी। उसके जिंदा रहते हुए ही उसके पेट को काटा गया और उसके बच्चे को बाहर निकाला गया और लेकर कोई गायब हो गया। क्या इस बात पर आप विश्वास करेंगे कि उसके बच्चे को चोरी कर लिया गया था? लेकिन अब यहाँ पुलिस वालों को समझ नहीं आ रहा था कि जो बच्चा गुम हुआ है, जो चोरी हुआ है, उसके लिए हम क्या रिपोर्ट लिखें? क्या उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखें? अगर वो लिखें तो हमारे पास उसका कोई नाम नहीं है, कोई फोटो वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है जिससे हम पहचान कर सकें। डॉक्टर्स ने पुलिस वालों को बता दिया कि वो जो बच्चा गायब हुआ है वो 8 महीने का एक भ्रूण था, तो हो सकता है जरूर वो अभी भी जिंदा हो, उसके बचने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो आप प्लीज तुरंत कोशिश करिए, आपको वो बच्चा जरूर मिल जाएगा। पुलिस वालों ने भी अब अपना पूरा जोर लगाना शुरू कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर वो कंफ्यूज थे कि क्या इस केस के अंदर एम्बर अलर्ट लगाया जाए या नहीं। असल में यहाँ अमेरिका के अंदर एम्बर अलर्ट नाम का एक कानून है जो कि सिर्फ बच्चों के लिए ही लागू होता है। अगर वहां पर कोई बच्चा गुम हो जाता है या फिर किसी को ढूंढना हो, किसी का कुछ सुराग नहीं मिल रहा हो, तो पुलिस उस केस के ऊपर एम्बर अलर्ट लगाती है और उससे वहां जितने भी मौजूद लोग हैं पूरे देश के अंदर, उन सभी के फोन पर एक मैसेज चला जाता है जिसके अंदर उस बच्चे से रिलेटेड डिटेल्स लिखी होती है। और अगर किसी भी व्यक्ति को उस डिटेल से मिलता जुलता कोई बच्चा दिखता है तो वो सीधा पुलिस को बताएगा और पुलिस वहां जाकर मौके पर पूछताछ करेगी और उस बच्चे को बरामद करेगी। लेकिन यहाँ इस केस के अंदर पुलिस वाले कंफ्यूज थे कि यहाँ पर एम्बर अलर्ट लगाया जाए या नहीं, क्योंकि
उनको पता ही नहीं कि बच्चा है कौन, उनको पता ही नहीं कि बच्चा जिंदा भी है या नहीं, उनको ये भी नहीं पता कि बच्चे का नाम क्या है, उनको ये भी नहीं पता कि बच्चा दिखता कैसा है। लेकिन तब यहाँ पर उन्होंने सोचा कि क्यों ना एम्बर अलर्ट लगाया जाए और सभी को बताया जाए कि एक नवजात बच्चा है, एक बिल्कुल ही छोटा सा बच्चा होगा, प्रीमेच्योर बच्चा होगा और उसका कोई नाम नहीं है। और जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो दिखने में सारे एक जैसे ही होते हैं, बस काले गोरे का तो कह नहीं सकते, लेकिन वैसे एक जैसे ही होते हैं। तो आम लोग जिनके पास ये मैसेज जाएगा एम्बर अलर्ट वाला, वो समझ जाएंगे कि आखिर वो किसे ढूंढ रहे हैं और शायद यहाँ पर पुलिस वालों की मदद हो जाए। यहाँ पर पुलिस वालों ने आस पड़ोस में भी पूछताछ करी और उस पूछताछ में पता लगा कि जिस दिन ये पूरा कांड हुआ था, यानी कि 16 दिसंबर के दिन, उस दिन सुबह सुबह ही यहाँ बॉबी के घर के बाहर एक लाल रंग की टोयोटा कोरोला को खड़ा हुआ देखा गया था। और ये टोयोटा कोरोला ऑब्वियसली बॉबी या फिर जैब की तो थी नहीं, ये कोई बाहर के पर्सन की थी जो कि यहाँ बॉबी से मिलने आया होगा या फिर जैब से मिलने आया होगा, लेकिन ये गाड़ी उनके लिए नहीं थी। और ये गाड़ी उसी दिन आई थी जिस दिन कांड हुआ था। अब पुलिस वालों को एक क्लू मिल गया था कि हो सकता है जिसने भी ये कांड किया हो वो रेड कलर की टोयोटा कोरोला के अंदर आया हो। इसके अलावा अब यहाँ डॉक्टर्स ने एक बहुत ही दिल दहला देने वाली बात बताई, और वो ये, सबसे पहले तो डॉक्टर्स ने कहा कि ये जो भी काम बॉबी के साथ किया गया था, उसको पेट को काटने के साथ साथ वो सारा काम तब किया गया जब बॉबी जिंदा थी। और दूसरी बात, उसका पेट तब काटा गया जब वो खड़ी हुई थी, क्योंकि उसके पैरों के ऊपर खून लगा हुआ था, उसके पूरे तलवे के ऊपर खून लगा हुआ था और वो खून किसी और का नहीं बल्कि उसका खुद का ही था। आप सोचकर देखिए, यहाँ पर डॉक्टर्स ने एक सीन इमेजिन करवाया कि यहाँ पर बॉबी के साथ क्या हुआ होगा। बॉबी को किसी ने पीछे से पकड़ा, उसके गले के अंदर रस्सी डाली, क्योंकि उसके गले के अंदर स्ट्रेंगुलेशन के भी निशान थे, मतलब कि रस्सी से कसे जाने के भी निशान थे, उसका गला भी घोटा गया था। तो हुआ ये होगा कि किसी ने उसको पीछे से पकड़ा, उसके गले में रस्सी डाली, घुमाकर उस रस्सी को खींचा और अपनी जेब में से चाकू निकालकर उसको पीछे से पकड़ के उसके पेट को आगे से काटा गया होगा। और वो जो खून जब नीचे निकला, उस खून के अंदर ही यहाँ बॉबी के पैर भर गए और उसके बाद बॉबी नीचे की तरफ गिर गई। जिसने भी काटा था, काटने के बाद उसको लगा होगा कि बॉबी अब तक मर चुकी है, लेकिन बॉबी अभी तक मरी नहीं थी। वो बंदा जो भी होगा, उसने अपना काटपीट जारी रखी और काटपीट के बाद उसने बच्चे को बाहर निकाला, बच्चे की थैली को बाहर फाड़ा होगा ऑब्वियसली, और उस थैली को बाहर निकालने के बाद बच्चे को अपने साथ लेकर वो भाग गया वहां से। बॉबी ऐसे की ऐसी ही यहाँ नीचे पड़ी थी, उसने बाद में दम तोड़ दिया। इसके अलावा यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लू मिला पुलिस वालों को, वो था बॉबी जो की लाश की उंगलियों में से। जी हाँ, उसकी उंगलियों के अंदर बहुत सारे बाल, लंबे लंबे बाल लिपटे हुए मिले। ऑब्वियसली यहाँ डॉक्टर्स ने बता दिया कि ये सब कुछ अपने आप को बचाने के लिए किया गया था। बॉबी के साथ जो भी ये कर रहा था वो अपने आप को डिफेंड कर रही थी, उसको मुक्के मारकर उसके बालों को पकड़कर खींच रही होगी जरूर। और इस चीज से पुलिस वालों को ये अंदाजा तो लग गया कि जो भी ये व्यक्ति है जिसने भी किया है बॉबी के साथ, उसके लंबे बाल हैं, और ऑब्वियसली लंबे बाल यहाँ किसके होंगे, किसी महिला के ही होंगे। तो यहाँ से पुलिस वाले ने उस महिला को ढूंढना शुरू कर दिया जो कि रेड कलर की टोयोटा कोरोला उस दिन बॉबी के घर पर लेकर पहुंची थी। तब यहाँ पुलिस वालों ने एक बात और नोटिस करी, और वो ये चीज कि जो बॉबी जो का घर था, उसका जो मेन गेट था वो खुला हुआ था, उसके ऊपर किसी भी तरह की फोर्स एंट्री के निशान नहीं थे। यानी कि मतलब यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं। पहली ये कि जब वो अटैकर यहाँ पर आई होगी तो उसको ये दरवाजा पहले से ही खुला मिला होगा, वो अंदर गई, उसने बॉबी जो को जाकर पकड़ा और ये कांड बैठा दिया। दूसरा ये कि हो सकता है यहाँ पर बॉबी जो उस व्यक्ति को जानती हो, उस महिला को जानती हो, और उसने जैसे ही सामने देखा कि महिला बाहर आई है उससे मिलने के लिए, उसने खुद दरवाजा खोला होगा और उस सामने वाली महिला का वेलकम किया होगा, और वेलकम करने के बाद वो उसे अंदर लेकर गई होगी कुछ खाने पिलाने के लिए। लेकिन दूसरी महिला जो कि मिलने आई थी, उसने तो उसके साथ कांड ही बैठा दिया। खैर यहाँ पर अब केस ये इतना ज्यादा गंभीर था, एक प्रेग्नेंट महिला के साथ इतनी बदसलूकी की गई थी, इतनी बेअदबी की गई थी, उसका बेरहमी के साथ मर्डर कर दिया गया था। और ये खबर तो अब आग की तरह फैलनी ही थी पूरे देश के अंदर। यहाँ पर ये फैल चुकी थी, न्यूज चैनल्स वाले इस खबर के पीछे पड़ चुके थे, पुलिस वालों के ऊपर दबाव था कि उनको ये केस सुलझाना है और किसी भी तरीके से सुलझाना ही है। तब ये उड़ती उड़ती खबरें, वो जो रेटा चेटा फोरम था जिसके ऊपर बॉबी जो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा करती थी, अपने डॉग्स के लिए, अपने डॉग्स के रिलेटेड बातें किया करती थी, और वो सबको जानती भी थी जो कि इस फोरम के ऊपर लोग शामिल थे। तब ये बातें उस रेटा चेटा फोरम के ऊपर स्टार्ट होने लगी। लेकिन यहाँ अगले दिन तक किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि लास्ट पोस्ट जो कि ऑब्वियसली बॉबी जो द्वारा डाली गई थी, वो लास्ट पोस्ट कैसी थी। तो यहाँ पर वो उस लास्ट पोस्ट के अंदर उसने कहा था कि वो एक रेड टेरियर के कपल बेबी को बेचना चाहती है। और उस पोस्ट के नीचे जो कमेंट थे, उस कमेंट में एक महिला जिसका नाम डार्लिन फिशर था, उस डार्लिन फिशर ने इस कपल के अंदर अपना इंटरेस्ट दिखाया था और उसने कहा था कि हाँ वो डॉग्स का जोड़ा खरीदना चाहती है। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या अलग है विकी, बता हमको, क्यों ये चीज तू हमें बता रहा है। तो असल में
अलग ही ये चीज है कि वो जो डार्लिन फिशर नाम की जो महिला थी, वो उसी दिन 16 दिसंबर 2004 के दिन ही बॉबी जो के घर पर जाने वाली थी उस डॉग्स के जोड़े को खरीदने के लिए। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या भसड़ है, तो इसमें भसड़ ये है कि एक लिंक चाहिए हमें, तो पुलिस को भी अब लिंक चाहिए था क्योंकि पुलिस के हाथ खाली थे। तो अंधेरे में तीर मारने वाली बात थी कि एक बार हम देख लेते हैं कि आखिर डार्लिन फिशर है कौन और यहाँ पर इन दोनों के बीच में आपस में क्या बात हुई है। पहले तो एक कमेंट्स में बात हुई थी, पोस्ट के नीचे जो कमेंट्स थे, और बाद में इन दोनों के बीच में पर्सनल बातें हुई थी। तो पर्सनल बातें जानने के लिए पुलिस वालों ने यहाँ पर बॉबी जो कि इस रेटा चैटा वाले फोरम के अकाउंट को अंदर से देखना चाहा, और अंदर से देखने के बाद उनको काफी सारे लिंक्स मिले जो कि उस दिन यहाँ पर बॉबी जो से मिलने आने वाले थे। लेकिन स्पेशली ध्यान था पुलिस वालों का इसी डार्लिन फिशर के ऊपर, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर बॉबी जो ने अपना एग्जैक्ट एड्रेस इस डार्लिन फिशर को दे रखा था। और जैसे ही पुलिस वालों ने इनकी चैट पढ़ी तो पुलिस वालों ने नोटिस किया कि ना सिर्फ यहाँ पर बॉबी जो 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, बल्कि डार्लिन फिशर ने भी सामने से बॉबी जो को बताया हुआ था कि वो भी प्रेग्नेंट है और 8 महीने की ही है, आसपास की ही है तुम्हारे, हम दोनों के जो बच्चे होंगे वो एक साथ ही होंगे, ऐसा बार बार डार्लिन यहाँ उसको बोल रही थी। खैर पुलिस वालों ने सोचा कि हमें एक बार डार्लिन से मिलना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि ये डार्लिन ही उस दिन उसके घर गई हो और उसे कुछ पता हो आखिर क्या हुआ होगा यहाँ पर। तो पुलिस वालों के पास डार्लिन का एड्रेस नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक बार इसके आईपी एड्रेस से ही देख लें, क्योंकि यहाँ पर डार्लिन ने बॉबी जो को अपना एड्रेस सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर ही बताया था। उसने कहा था कि बॉबी जो तुम्हारे घर से मैं आधे घंटे की दूरी पर ही रहती हूँ, तो कल मैं सुबह सुबह तुम्हारे पास आ जाऊंगी, वरना दोपहर तक आ जाऊंगी और वो डॉग्स का जोड़ा ले जाऊंगी। लेकिन यहाँ दिक्कत तब हुई और पुलिस के कान तब खड़े हुए जब पुलिस वालों ने देखा कि डार्लिन जो कह तो रही है कि आधा घंटा दूर रहती है, लेकिन जब इसकी आईपी एड्रेस को ट्रेस किया गया तो आईपी एड्रेस वहां से 3 घंटे दूर ड्राइव पर मौजूद था। जी हाँ, तो यहाँ पर उसने झूठ क्यों बोला बॉबी को कि वो उसके घर से सिर्फ आधा घंटा दूर रहती है, जबकि वो तो उसके घर से पूरे 3 घंटे दूर रहा करती थी। खैर पुलिस वालों ने यहाँ पर भी अभी तक ज्यादा शक नहीं किया था और पुलिस वालों ने सोचा कि क्यों ना हम एक बार इसके घर जाकर देख कर आए। और जैसे ही पुलिस वाले डार्लिन फिशर की आईपी को ट्रेस करते हुए वहां घर पर पहुंचे तो उनको घर के सामने एक रेड कलर की टोयोटा कोरोला खड़ी हुई दिखाई दी। अब इस चीज को देखते ही पुलिस वाले समझ गए। पुलिस वालों ने सबसे पहले तो इस रेड कलर की टोयोटा के चारों तरफ चक्कर मारकर देखा कि क्या इसके पास कोई निशान मौजूद हैं, क्या कोई खून वून इसमें लगा हुआ है, लेकिन उसके अंदर पुलिस वालों को कुछ नहीं मिला। जिसके बाद पुलिस वालों ने उस घर को जाकर खटखटाया और खटखटाते ही सामने से एक बंदा जिसका नाम केविन था उसने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही वो पूछने लगा कि हाँ जी जनाब बताइए कि क्या सेवा कर सकता हूँ, कैसे आप हमारे घर आए। तो पुलिस वालों ने बताया कि हम तो ऐसे ऐसे डार्लिन फिशर से मिलने आए हैं और वो उस दिन बॉबी जो से मिलने के लिए उसके घर गई थी, तो हो सकता है उसको कुछ पता हो। तो यहाँ केविन बोलने लग गया कि जनाब नहीं नहीं नहीं, आपको कुछ गलतफहमी हुई है, हमारे यहाँ पर कोई भी डार्लिन फिशर नाम की महिला नहीं रहती, आप किसी और गलत एड्रेस पर आ गए हैं। पुलिस वाले भी अब कंफ्यूज कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमें तो यही लोकेशन मिली है, नेट तो यहीं चल रहा है डार्लिन फिशर का, तो यहाँ पर बंदी भी तो होनी चाहिए। लेकिन यहाँ केविन तो मना कर रहा था कि यहाँ पर कोई डार्लिन फिशर नहीं रहती। तो पुलिस वालों ने कहा कि ठीक है एक बार हमें अंदर जाकर देखने दो, तुम्हारे घर में कौन कौन है और तुम्हारे घर के अंदर जितने भी मोबाइल फोन है वो हमें ला कर दे दो। तो पुलिस वालों ने देखा कि इस घर के अंदर 2 बड़े बच्चे हैं, टीनेज की उम्र में 2 लड़के आ चुके हैं, एक केविन हो गया और साथ ही में एक महिला जिसका नाम लीजा है, वो भी यहाँ पर घर के लिविंग हॉल में बैठकर सोफे के ऊपर आराम से टीवी देख रही थी। और जैसे ही पुलिस वाले उसके पास पहुंचे तो पुलिस वाले देखकर हैरान, उसने अपने हाथ के अंदर एक छोटी सी बच्ची को पकड़ा हुआ था। ऑब्वियसली ऐसा लग रहा था जैसे ये अभी हाल ही में पैदा हुई हो। तो पुलिस वालों ने उस बच्ची को देखकर उस महिला से सवाल करने शुरू कर दिए कि हाँ जी बताओ मैडम आपका नाम क्या है। तो उस महिला ने कहा कि जनाब मेरा नाम तो लीजा है। पुलिस वालों ने कहा कि अच्छा ये बच्ची किसकी है। उसने कहा कि मेरी खुद की बच्ची है, आप किसी से भी पूछ लीजिए, मैंने खुद अभी अभी रिसेंट में ही इसको जन्म दिया है। पुलिस वालों ने कहा ठीक है हम मान लेते तुम्हारी बच्ची है, दूसरा ये बताओ कि डार्लिन फिशर कौन है। महिला ने बात करने से मना कर दिया कि नहीं मुझे तो पता ही नहीं कि डार्लिन फिशर आखिर है कौन। पुलिस वालों ने कहा ठीक है तुम्हारा मोबाइल फोन दो हमें। और जब मोबाइल फोन देखा पुलिस वालों ने तो उसी मोबाइल फोन के अंदर, लीजा वाले फोन के अंदर ही डार्लिन फिशर नाम की आईडीज बनी हुई थी, बहुत सारी, हर तरीके के सोशल मीडिया अकाउंट पर। उस जमाने में लीजा की आईडी डार्लिन फिशर के नाम से ही बनी हुई थी और वो रेटा चैटा फोरम जो था उसके ऊपर भी डार्लिन फिशर ही थी। अब पुलिस वालों से पूछने लग गए कि ये क्या भसड़ है, तुमने तो कहा था कि तुम डार्लिन फिशर को नहीं जानती, लेकिन तुमने तो सारे अकाउंट अपने डार्लिन फिशर के नाम से बना रखे हैं। तब पुलिस वालों ने उस बच्ची को भी डार्लिन फिशर से ले लिया और कहा कि हमें शक है कि ये बच्ची तुम्हारी नहीं हो सकती। जिसके बाद ये लीजा बहुत ज्यादा
रोने लग गई और केविन को बार बार कहने लग गई कि तुम कुछ करो, बच्ची को ऐसे लेकर जा रहे हैं, ये मेरी बच्ची है, मैंने इसको जन्म दिया है। लेकिन यहाँ पर केविन भी क्या कर सकता था पुलिस वालों के आगे। उसने कहा ठीक है जनाब, आप अपना पूरा तहकीकात कर लीजिए और तब हमें बच्ची वापस दे जाना जब आपको पूरे दिल से ठंडक हो जाए। पुलिस वालों ने इस बच्ची को उठाया, लीजा को भी उठाया और अपने साथ ले गए और अब बारी थी पूछताछ की। लीजा और केविन को बैठाकर अलग अलग रूम में पूछताछ की गई, जबकि केविन ने तो कह दिया कि जनाब मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। आज से तकरीबन 2-3 दिन पहले मेरे पास तो शाम के टाइम पर लीजा का फोन आया था। उसने कहा था कि वो शॉपिंग मार्केट में शॉपिंग करने के लिए गई थी और तभी उसे लेबर पेन होने लगा, जिसको देखकर वो तुरंत ही अपना सारा तामझाम वहीं छोड़कर शॉपिंग मार्केट में ही पास ही के वुमन सेंटर में चली गई और वहां पर जाकर उसने एक बच्ची को जन्म दिया है। बच्ची और वो दोनों ही एकदम स्वस्थ हैं और शाम होते होते वो बच्ची को साथ में लेकर एक फिश मार्केट में फिश स्टोर पर आ चुकी है, तो तुम वहां आकर मुझे पिकअप कर लो। ये चीज सुनकर केविन को भी अटपटा लगा कि उसने बिना बताए ही कैसी बच्ची को अपने जन्म दे दिया। ये चीज केविन को बहुत अजीब भी लगी, लेकिन अब उसको खुशी भी थी कि उसके घर के अंदर एक नया मेहमान आया है। वो तुरंत सीधा लीजा के पास अपनी गाड़ी लेकर पहुंचा, लीजा को बैठाया, घर से अपने दोनों बच्चों को और बैठाया जो कि लीजा की पहली शादी से मौजूद थे, यानी कि ये जो केविन था वो उनका स्टेप डैड था। खैर यहाँ ये पांचों बंदे अब गाड़ी के अंदर बैठ चुके थे और सभी के सभी अपने फैमिलीज वालों के पास जाने लगे और सबको दिखाने लगे कि देखो लीजा ने एक बच्ची को जन्म दिया है। तब पुलिस वालों ने यहाँ लीजा के ऊपर जोर देना शुरू कर दिया कि तुम बताओ, तुम्हारी गाड़ी उस टाइम पर, जिस टाइम पर ये सारा कांड हुआ था बॉबी जो के साथ, उस टाइम पर तुम्हारी गाड़ी उसके घर के बाहर खड़ी थी, तुम भी वहीं पर थी, तुम्हारी लोकेशन हमने देखी है। तुमने पहले बॉबी को अपना गलत नेम बताया, अपना गलत एड्रेस बताया और उस दिन ही बॉबी के साथ ये सब कुछ हो गया और तुम्हारी भी उसी दिन डिलीवरी भी हो गई। ये सब कुछ कैसे? हमें सब कुछ सच सच चाहिए। इतना सब कुछ सुनते ही लीजा मोंटेगो मैरी, जिसका पूरा नाम था लीजा मोंटेगो मैरी, वो टूट गई और अब सब कुछ उसने पुलिस वालों को बताया। वैसे तो मैं कभी भी किसी भी आरोपी को डिफेंड नहीं करता, मैं यहां भी आरोपी को डिफेंड नहीं करूंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि यहां लीजा ने बेचारी बॉबी जो के साथ क्या किया, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर इस लीजा की जिंदगी कैसी थी, क्या थी, क्यों थी। तभी आप आगे जाकर अंदाजा लगा पाएंगे कि आखिर जो लीजा के साथ हुआ कि वो ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो असल में इस लीजा का जन्म सन 1980 में ही हुआ था, लेकिन यहाँ जैसे ही इसका जन्म हुआ उसके बाद से ही इसकी माँ बहुत ज्यादा अत्याचार अपने बच्चों के ऊपर किया करती थी। लिटरली वो सारा दिन उठते बैठते, अपने 3 भाई और इसके थे 2 बहनें और यहाँ पर लीजा की थी, वो सभी को उठते बैठते मारना पीटना शुरू कर दिया करती थी, कभी किसी को खाना नहीं देना। वो लिटरली बहुत ज्यादा एल्कोहलिक थी। लीजा की माँ हमेशा से ही अपने झोले के अंदर दारू की बोतलें डालकर रखती थी और इसका इफेक्ट उसके बच्चों के ऊपर भी आ रहा था। और ना सिर्फ बच्चों के ऊपर आ रहा था, बल्कि यहाँ लीजा की माँ की प्रेगनेंसी के ऊपर भी आ चुका था जब लीजा पेट के अंदर थी। प्रेगनेंसी के टाइम पर लीजा की माँ बहुत ज़्यादा दारू का सेवन कर रही थी और उसकी वजह से उसके जो बच्चे होने वाले थे, यानी कि अब जो लीजा होने वाली थी, उसकी मेंटल स्टेबिलिटी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। और यहाँ जब लीजा पैदा हुई तो उसको बहुत सारी बीमारियां पहले से ही थी। खैर पैदा होने के कुछ टाइम बाद तक, यानी कि मैं आपको कहूँ कि 6-7 सालों तक ही लीजा के ऊपर अत्याचारों का सिलसिला चलता रहा। यहाँ आप अंदाजा लगाकर देखिए कि लीजा की माँ किस टाइप की थी। वो अपने बच्चों के अंदर खौफ बैठाने के लिए बाहर से अपना खुद का ही पालतू डॉग पकड़कर अंदर लेकर आई। उसने एक कस्सी जो कि उन्हीं के घर के गार्डन में पड़ी हुई थी, उस कस्सी को भी उठाया, दोनों को यानी कि कस्सी को और डॉग को घर के अंदर लेकर आई। सभी बच्चों को अपने घर के नीचे लिविंग हॉल में बुलाया और कहा कि नीचे बैठो सारे धरती के ऊपर। पांचों के पांचों बच्चे धरती में लाइन में बैठ चुके थे और सामने खड़ी थी अब लीजा की माँ, जिसके हाथ में कस्सी थी और साथ में उसका डॉग खड़ा था। उसने डॉग को नीचे जमीन पर बैठाया और बच्चों के सामने ही उस डॉग को उस कस्सी से मारना शुरू कर दिया और तब तक मारती रही वो जब तक यहाँ वो मर नहीं गया, उसके शरीर से सारा खून नहीं निकल गया, उसका शरीर कई हिस्सों में कट चुका था। आप कहेंगे कि ऐसा क्यों किया लीजा की माँ ने? तो इसका जवाब था कि वो अपने बच्चों के अंदर डर बैठाना चाहती थी कि अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगे तो तुम्हारा हाल इस डॉग के जैसा ही होगा। और ये चीज देखते ही लीजा के मन में बहुत ज्यादा डर बैठ चुका था। खैर यहाँ पर जब लीजा 8 साल की हुई तो लीजा की माँ का और उसके पिता का दोनों का डाइवोर्स हो चुका था। लीजा की माँ के पास उसके 2 बच्चों के साथ साथ एक लीजा भी आई और उसके पिता के पास बाकी के बच्चे आ चुके थे। हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम लीजा की माँ की बात करते हैं। लीजा की माँ ने एक नए आदमी के साथ शादी कर ली और यहाँ सब कुछ ठीक भी चल रहा था कुछ दिनों तक ही, लेकिन उसके बाद
वो आदमी जिससे लीजा की माँ ने शादी करी थी, वो आदमी खुद यानी कि लीजा का स्टेप डैड, वो लीजा के ऊपर गंदी नजर रखने लगा। उसने लीजा को पकड़ना शुरू कर दिया और पकड़कर उसके बाद उसके साथ अनगिनत बार बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया। अब वो लगातार यहाँ पर लीजा के साथ बलात्कार करता जा रहा था, जिससे लीजा की मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा खराब हो गई। सोच कर देखिए, पूरे 3 साल जब तक यहाँ लीजा 11 साल की नहीं होगी तब तक यहाँ पर उस व्यक्ति ने लीजा के साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया। और अपने आप को ठीक रखने के लिए, अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को ठीक रखने के लिए और थोड़ा सुख पाने के लिए लीजा ने खुद भी अब दारू पीनी शुरू कर दी। सोच कर देखिए, 11 साल की उम्र में एक बच्ची ने दारू पीना शुरू कर दिया सिर्फ अपने आप को थोड़ी खुशी देने के लिए। अब ना सिर्फ वो आदमी खुद बेचारी लीजा के साथ बलात्कार करता, बल्कि उसने अपने दोस्तों को भी बुलाना शुरू कर दिया। लिटरली यहाँ पर डेली के डेली दर्जनों लोग आने लगे लीजा के घर पर और लीजा के साथ वो बलात्कार करते। बेचारी लीजा को तो पता भी नहीं था उस टाइम पर कि ये सब लोग आखिर है कौन और वो उसके साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, जबकि उसके माता पिता, जी हाँ लिटरली लीजा की माँ खुद अपनी बेटी के साथ संबंध बनाने के बदले लोगों से पैसे ले रही थी। वो खुद यहाँ पर अपने पति को कहती कि बाहर जाकर कस्टमर ढूंढ कर लेकर आओ और वो लीजा के साथ संबंध बनाएंगे और वो उसके बदले उससे पैसे लेगी। यहाँ इन्होंने अपनी बेटी के साथ ही धंधा खोल लिया था एक प्रोस्टिट्यूशन का। खैर ये सब कुछ भी 14 सालों तक चलता रहा। जब यहाँ पर लीजा 14 साल की हुई तब यहाँ पर लीजा की माँ का उसके स्टेप डैड के साथ फिर से डाइवोर्स हो गया। और अब की बार जो लड़का दोबारा मिला यहाँ पर लीजा की माँ को, वो कोई और नहीं बल्कि लीजा का ही स्टेप ब्रदर था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, लीजा की माँ ने अपने ही बेटे के साथ शादी कर ली थी। और अब आप सोच कर देखिए आगे क्या होगा। ना सिर्फ वो बेटा अपनी माँ के साथ संबंध बना रहा था, बल्कि उसने लीजा के साथ यानी कि अपने बहन के साथ ही संबंध बनाने शुरू कर दिए। और ना सिर्फ संबंध बनाता, बल्कि वो बाहर से वही लोगों को लेकर आता और वो लोग फिर से लीजा के साथ संबंध बनाते। काम सब कुछ वही हो रहा था लीजा के साथ, सिर्फ और सिर्फ उसका मालिक बदल गया था। पहले कोई और मालिक था, अब मालिक यहाँ लीजा का उसका एक खुद भाई बन चुका था। लेकिन यहाँ पर ये जो लीजा का स्टेप ब्रदर कम स्टेप डैड था, वो बहुत चालाक था। उसने ना सिर्फ लीजा के साथ संबंध बनाए बल्कि बाहर से भी लोगों को लेकर आया। इसके अलावा भी जब उसको लगा कि लीजा के अंदर अब चार्म खत्म हो गया है, क्योंकि लीजा ने खुद से ही सोच लिया था कि नहीं बस वो किसी से मदद तो मांग नहीं सकती। उसने अपनी माँ को भी जाकर बताया कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। उसकी माँ ने कहा कि जो हो रहा है वो होने दो, तुम्हारी वजह से ही पैसे आते हैं और तुम्हें मजबूरन करना पड़ेगा। सोचकर देखिए, जब लीजा ने सब कुछ सुना होगा अपनी माँ से ही, तो उसके ऊपर क्या बीती होगी। खैर ये सब कुछ होता देख तो लीजा ने सोचा, अगर मेरी खूबसूरती को देखते हुए ही लोग मेरे पास आते हैं तो क्यों ना मैं नहाना बंद कर दूं, खाना पीना बंद कर दूं। मेरे अंदर से स्मेल आएगी, मेरा रंग काला वाला पड़ जाएगा, मेरे ऊपर दाग धब्बे दिखेंगे, तो लोग जो आएंगे उनको मैं अच्छी नहीं लगूंगी और वो मेरे साथ संबंध नहीं बनाएंगे। आखिर ये करना तो मेरे हाथ में ही है। तो यहाँ पर लीजा ने यही करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लीजा का जो स्टेप डैड कम स्टेप ब्रदर था उसको यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने लीजा को पकड़ा, अपनी गाड़ी में बैठाया, हॉस्पिटल लेकर गया और वहां जाकर सीधा ही लीजा का ऑपरेशन करवा दिया। जी हाँ, लीजा का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम था उसके अंदर जो ट्यूब्स होती हैं, आपको पता ही होगा, आपने अगर बायोलॉजी थोड़ी सी भी पढ़ी हो तो आ ही जाती है उसके अंदर। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो ट्यूब्स थी, उन ट्यूब्स को ही कटवा दिया और इस वजह से लीजा अब दोबारा कभी मां नहीं बन सकती थी। लेकिन यहाँ लीजा के पहले ही बच्चे हो चुके थे, 4 बच्चे, जो कि पता ही नहीं उनके डैड कौन थे, पता ही नहीं उनका पिता कौन था। और वो ऐसा इसलिए क्योंकि लोग आए, पैसा देकर चले गए और यहाँ लीजा कब प्रेग्नेंट हो जाती पता ही नहीं चलता और उसका कभी अबॉर्शन भी नहीं हुआ। इसी चीज़ से परेशान होकर तो लीजा के भाई ने, मतलब कि उस कार्ल था, उसका नाम कार्ल, तो यहाँ पर कार्ल ने ये काम करवाया था ताकि लीजा दोबारा कभी प्रेग्नेंट ना हो। और फाइनली अब यहाँ पर जब लीजा की उम्र 16 साल की हो चुकी थी, वो अपने 4 बच्चों के साथ अपने घर से भाग गई। उसने अपनी हिम्मत दिखाई और 4 बच्चों को भागने के बाद वो अलग अलग शेल्टर्स में चलती रही। उसने बहुत सारी छतें बदली, अलग अलग लोगों के घर जा जाकर उसने काम किया, वहां जाकर शेल्टर मांगा, वहां जाकर छत मांगी, खाना पीना मांगा, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं मिल रहा था। और फाइनली सन 2002 के अंदर उसे केविन मिला, जिसने उसके साथ शादी कर ली, उसके 4 बच्चों को भी अडॉप्ट कर लिया। और फाइनली अब लीजा की जिंदगी में पहली बार खुशी आई थी, जो कि बंदा जो उसे मिला था वो उसे दुख नहीं देना चाह रहा था बल्कि खुशी देना चाह रहा था। ये पहला बंदा था जो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा था, जबकि जो अभी तक उसे मिलते गए थे वो सारा ही उसका इस्तेमाल करते जा रहे थे और उसकी वजह से उसकी जो मेंटल स्थिति थी वो पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। खैर यहाँ पर केविन से मिलने के बाद उसने केविन के साथ शादी कर ली, जो अपने 4 बच्चे थे वो अपने साथ रहने लगे। लेकिन तब कार्ल वापस आया लीजा के पास। उसने 2 बड़े बच्चों की डिमांड करी और कहा कि मैं इनका पिता हूं, कायदे से नहीं हूं लेकिन कैसे भी हूं, वो इन दोनों बच्चों की कस्टडी मुझे चाहिए है।
लीजा ने कहा जा ले जा। दोनों बच्चों को काल के हवाले कर लिया, बाकी 2 बच्चे उसके पास रहने लगे और फाइनली अब टाइम कटता जा रहा था। लेकिन तब यहाँ पर केविन ने लीजा से कहा कि क्यों ना हम भी अपना एक परिवार बनाएं, हमारे खुद के बच्चे नहीं हैं और मैं ये चाहता हूं कि हमारे खुद के बच्चे हों। लेकिन यहाँ लीजा ने केविन को ये नहीं बताया कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, लीजा ने केविन से छुपा कर रखा कि हाँ बिल्कुल ठीक है, हम संबंध बनाएंगे, हम अपना खुद का परिवार बनाएंगे और जैसे भी होगा हम अपने बच्चे पैदा करेंगे। लेकिन बच्चे पैदा कैसे हो सकते थे? लीजा का तो ऑपरेशन हो चुका था, पहले ही उसकी ट्यूब्स तो कट चुकी थी, वो प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती थी। लेकिन यहां पर तब काम आता है सूडोसाइसिस नाम की एक बीमारी। जी हाँ, इस सूडोसाइसिस नाम की बीमारी पहले से ही लीजा को हो चुकी थी और ये बीमारी कुछ ऐसी है जो हमारे दिमाग को पूरी तरह से उल्टा काम करने पर मजबूर करती है। जी हाँ, आप खुद सोच कर देखिए, आपको बुखार है तो आपको पहले बुखार होगा, तब आपको फील होगा ना कि आपको बुखार है और तब आप बीमार अपने आप को फील करेंगे। लेकिन ये सूडोसाइसिस उल्टी है, ये आपको पहले फील करवाएगी कि आपको बुखार है, आप खुद पहले से ही बीमार फील करते जाएंगे और बाद में जाकर आपका शरीर गर्म होगा, आपको बुखार चढ़ेगा। ये काम उल्टा करती थी और बिल्कुल यही बीमारी अब हमारी लीजा को भी थी और ये बीमारी उसकी काम आई प्रेगनेंसी के अंदर। उसने खुद से ही मानना शुरू कर दिया, ये इल्यूजन्स लेने शुरू कर दिए कि वो प्रेग्नेंट है और लिटरली उसने खुद से अपने शरीर में ये बदलाव भी ला दिए कि वो प्रेग्नेंट है। उसका पेट फूलता जा रहा था, वो मोटी होती जा रही थी, उसको पेट दर्द भी होता और कई बार तो यहाँ पर उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स भी मिस हो रही थी, जिस वजह से उसको खुद को लग रहा था कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं थी, वो किसी भी तरीके से किसी भी हाल में प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती थी। लेकिन उसने आस पड़ोस में सभी अपने यार दोस्तों में, अपनी फैमिली में ये बात फैला दी कि वो प्रेग्नेंट है। अब प्रेग्नेंट है तो केविन को भी पता लगा कि हाँ उसकी घरवाली प्रेग्नेंट है और जल्दी उनका बच्चा होने वाला है। केविन भी बहुत ज़्यादा खुश, पूरा परिवार खुश। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि बच्चा आएगा कहाँ से। और जब ये उड़ती उड़ती खबर लीजा के प्रेगनेंसी की उसके ही स्टेप ब्रदर कम स्टेप डैड कार्ल को पता लगी कि लीजा ने अपने पति को ऐसे बेवकूफ बना रखा है कि वो प्रेग्नेंट है, जबकि कार्ल को तो पता था कि लीजा कभी प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती। तो ये चमत्कार हुआ कैसे? उसने जाकर लीजा से बात करने की कोशिश करी कि तुम अपने परिवार को बेवकूफ क्यों बना रही हो, क्योंकि मैंने जो तुम्हारा ऑपरेशन करवाया था उस ऑपरेशन का तो कोई तोड़ ही नहीं है, तुम कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तब यहाँ पर लीजा ने उसको ताल ठोक कर कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं बच्चा पैदा करके दिखाऊंगी। और इसी चक्कर में अब उसको तलाश थी कि उसको कोई एक बच्चा दे दे, एक नवजात बच्चा दे दे। और तब यहाँ पर लीजा ने ऑनलाइन फोरम्स के ऊपर अपने अकाउंट बनाए डार्लिन फिशर के नाम से और लोगों से बात करने की कोशिश करी जो कि ऑब्वियसली प्रेग्नेंट थी। और फाइनली बदकिस्मती से गलत टाइम पर गलत जगह पर हमारी बॉबी जो भी मौजूद थी और बॉबी जो ने जैसे ही डार्लिन फिशर की आईडी देखी उससे बात करनी चाहिए उसको, क्योंकि यहाँ रेड टेरियर के 2 जोड़े चाहिए थे, जोड़े में जो डॉग्स चाहिए थे। लेकिन यहाँ बेचारी बॉबी जो को नहीं पता था कि आखिर उसकी कस्टमर है कौन। दोनों के बीच में बातें बढ़ती गई, दोनों एक दूसरे को बताने लगी कि वो प्रेग्नेंट है। बॉबी जो ने भी बताया कि वो 8 महीने की प्रेग्नेंट है, जबकि यहाँ पर ये डार्लिन फिशर उर्फ लीजा ये भी बॉबी जो को बता रही थी कि वो 7.5 महीने की प्रेग्नेंट है। दोनों के बीच में प्रेगनेंसी के रिलेटेड बात चलती रही, जबकि यहाँ डार्लिन फिशर उर्फ लीजा के मन में तो कुछ और ही हो चुका था, उसने अपना प्लान कुछ और बना लिया था। खैर अपने इस प्लान को अंजाम देने के लिए दोनों ने मिलने का प्लान किया। बॉबी को लग रहा था कि उसकी कस्टमर आने वाली है और फाइनली दिन आया 16 दिसंबर 2004 का, जब सुबह सुबह डार्लिन अपने घर से बाहर निकली। उसने अपनी जाकर गाड़ी स्टार्ट करी और सीधा 3 घंटे की ड्राइव करके दोपहर होते होते वो बॉबी जो के घर पर पहुंच चुकी थी। बॉबी जो के घर का दरवाजा खटखटाया, बॉबी जो ने उसको वेलकम किया। बॉबी जो उसको देखकर कह सकती थी कि हाँ वो प्रेग्नेंट है, वो क्योंकि मोटी हो चुकी थी, वो मोटी लग भी रही थी। खैर यहाँ पर अंदर बैठकर दोनों ने आपस में बातें करी और जैसे ही किसी टाइम पर बॉबी जो मुड़ी होगी, वो खड़े खड़े मुड़ी होगी किसी चीज़ को देखने के लिए या फिर कुछ चीज़ लाने के लिए, तभी यहाँ पीछे से डार्लिन उर्फ लीजा ने उसे पकड़ लिया अपने हाथों से और अपनी जेब में जो कि रस्सी वो अपने साथ लेकर आई थी वो रस्सी बाहर निकाली छोटी सी और उसके गले के चारों तरफ लपेट कर उसे खींच दिया और तब तक कस के रखा जब तक यहाँ बॉबी जो अनकॉन्शियस नहीं हो चुकी थी, वो अवचेतना की अवस्था में जा चुकी थी। बॉबी जो अब नीचे गिर चुकी थी। यहाँ डार्लिन उर्फ लीजा को लग रहा था कि बॉबी जो मर चुकी है। वो सीधा वहां से भागकर बॉबी जो के किचन में गई, वहां से चाकू बाहर निकाला और चाकू बाहर निकालने के बाद उसने सबसे पहले बॉबी जो के टॉप को ऊपर किया, उसकी जींस को बाहर निकाला और सीधा ही उसके पेट को ऊपर से ही काटना शुरू कर दिया, जबकि उस टाइम पर बॉबी जो जिंदा थी। सोच कर देखिए आप बॉबी जो के साथ यहाँ क्या हो रहा था।
उसके पेट को ऊपर से काटना शुरू कर दिया, खून के ऐसे फव्वारे बाहर निकले। वो जो थैली थी जिसके अंदर बच्चा होता है, वो थैली भी यहाँ पर इस लीजा ने फाड़ डाली, पूरी तरह से उसका पेट फाड़ डाला और उसके बाद उस बच्चे को बाहर निकाला। वो जो नस जुड़ी होती है उस नस को भी चाकू से काटा और उस बच्चे को अपने साथ लेकर अपनी गाड़ी में रख के वहाँ से भाग गई और सीधा उस फिश कॉर्नर वाली शॉप के ऊपर गई। वहाँ जाकर उसने केविन को फ़ोन किया कि मैं ऐसे ऐसे माँ बन चुकी हूँ, मैं प्रेग्नेंट थी, मेरी आज डिलीवरी हो चुकी है और आकर अपनी बच्ची को कलेक्ट कर लो। जब ये चीज़ पुलिस वालों ने सुनी तो उनका दिमाग हिल गया कि कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है एक प्रेग्नेंट महिला के साथ, वो भी। मुझे तो समझ नहीं आया। आप खुद सोच कर देखिए, क्या इस चीज़ करना कोई हलवा था? मेरे ख्याल से तो नहीं। खैर, यहाँ पर लीजा को कोर्ट में पेश किया गया और ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर मोला गया और इसी के बदले यहाँ पर लीजा को डेथ पेनल्टी सुनाई गई। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कहा था कि मैं कभी भी आरोपी को डिफेंड नहीं करता, आज भी नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर डेथ पेनल्टी उन्हें दी जाती है जो कि मेंटली सक्षम हो उस सजा को भुगतने के लिए। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि लीजा की मेंटल स्टेबिलिटी ठीक नहीं थी, वो काफी सारी बीमारियों से ग्रस्त हो चुकी थी, वो मेंटली इल थी। तो यहाँ पर उसको कैसे डेथ पेनल्टी दी गई? उसका केस काफी लंबे टाइम तक चला। लोगों ने इस बात पर सवाल भी उठाए कि ठीक है, उसने जो किया, लेकिन उसकी खुद की दिमागी हालत ठीक नहीं है तो उसे डेथ पेनल्टी नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन यहाँ कोर्ट ने उसकी डेथ पेनल्टी को बरकरार रखा और फाइनली 13 जनवरी 2021 के दिन, जी हाँ, ये जो 2021 गया है, 13 जनवरी 2021 के दिन लीजा मोंटेगोमेरी को लीथल इंजेक्शन लगाकर उसकी जान ले ली गई। उस टाइम पर लीजा मोंटेगोमेरी की उम्र तकरीबन 51-52 साल की हो चुकी थी। खैर, ये केस था लीजा मोंटेगोमेरी का, जिसने एक प्रेग्नेंट महिला के पेट से उसका बच्चा चुरा लिया और एक मर्डर भी किया था। खैर, आपको इस केस के बारे में क्या कहना है, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको अपने कोई सवाल पूछने हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट बार मैं आपको बोल रहा हूं, उसके बाद मैं सीधा Q&A वीडियो लेकर आऊंगा। उसके बाद ये मत कहना कि मेरे सवाल रह गए हैं, तो आज ही वीडियो में नीचे पूछ लीजिएगा, क्योंकि अगली या फिर इससे अगली जो वीडियो आएगी वो Q&A की ही होगी। सो प्लीज़ आपके सवाल रेडी रहने चाहिए। खैर, आप यहाँ नहीं पूछना चाहते तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी आकर पूछ सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ फॉलो जरूर कर लें। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट राणा जी को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।